तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पिछले 4 दिनों से जारी रस्साकशी अब खत्म होने जा रही है। टीवीके के सुप्रीमो विजय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राज्यपाल की ओर से उन्हें सरकार बनाने का न्योता भी दिया जा चुका है, लेकिन इससे पहले 4 दिनों तक तमिलनाडु में बहुत कुछ हुआ है। कई सारे छोटे छोटे दलों के समर्थन देने से पहले विजय को और भी बहुत सारी बातें हुई, जैसे क्या डीएमके और एआईएडीएमके जैसे कट्टर दुश्मन पार्टियों का भी गठबंधन हो सकता है, और क्या विजय को जानबूझकर राज्यपाल कार्यालय की ओर से परेशान किया जा रहा था, क्योंकि वो लगातार राज्यपाल से मुलाकात कर रहे थे और राज्यपाल की ओर से कहा जा रहा था कि आपको 118 विधायकों के समर्थन वाला पत्र लाना ही होगा, तभी हम आपको सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। लेकिन कई सारे लोगों का कहना है कि समर्थन पत्र की जरूरत नहीं होती है, सरकार बन सकती है, मुख्यमंत्री की शपथ हो सकती है अगर राज्यपाल सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी को बुलाते, उनको दिलवा देते और बहुमत साबित करना होता तो वो सदन के पटल पर भी साबित किया जा सकता था। तो कई तरह की बातें हो रही हैं, इन बातों पर ही आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। तमिलनाडु की राजनीति के वर्तमान और भविष्य पर भी चर्चा करेंगे। विजय मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां की राजनीति में क्या बदलाव हो सकता है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस बातचीत में शिवेन जी जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद जी भी ज्वाइन करेंगे। तो अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। टीवी के सुप्रीमो विजय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तमिलनाडु के। मात्र 2 साल पहले उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी और 2 साल के अंदर ही उन्हें अपार जन समर्थन मिला। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में उनके दल को 108 सीटें मिली हैं। खुद विजय 2 विधानसभा सीटों से चुनाव जीतकर आए हैं, लेकिन तमिलनाडु में विधानसभा है 234 और बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा होता है 118। 10 सीटें कम मिली थी विजय को, और इसी वजह से पिछले 4 दिनों से तमाम खेल चल रहा था। पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 विधायकों का समर्थन दिया, उसके बाद आज खबर आई कि सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके जो 3 ये पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां जिनके पास 2-2 विधायक हैं, इन तीनों पार्टियों ने भी विजय को समर्थन दे दिया है। 11 विधायक जरूरी थे, इन 3 पार्टियों के 2-2 विधायक यानी 6, कांग्रेस के 5 यानी 11 विधायक अब विजय के पास हो गए हैं। और उन्होंने लगातार तीसरे दिन आज राज्यपाल से मुलाकात की और आखिरकार राज्यपाल को भी उन्हें सरकार बनाने का न्योता देना ही पड़ गया। और खबर है कि कल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। विजय कल बकायदा तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वो उन अभिनेताओं की सूची में शामिल होने जा रहे हैं जो पहले दिग्गज अभिनेता रहे, बाद में वो राजनीति में आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। ये सूची ठीक ठाक लंबी है। एमजीआर पहले अभिनेता थे, फिर मुख्यमंत्री बने, लंबे अरसे तक सीएम रहे। जयललिता खुद पहले अभिनेत्री थी, फिर वो सीएम बनी। अब विजय का नाम भी सूची में जुड़ने जा रहा है। तो राज्यपाल की ओर से न्योता मिलने के बाद टीवीके के समर्थकों में खुशी देखी जा रही है। यही समर्थक अभी कुछ घंटे पहले राज्यपाल के कार्यालय के बाहर, आवास के बाहर विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि जानबूझकर विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने की साजिश हो रही है। और इस साजिश में बहुत सारे लोग शामिल हैं, बीजेपी खुद शामिल है, एआईएडीएमके और डीएमके के लोग भी विजय को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं, ऐसा टीवीके के लोगों का कहना था। तो शिवानंद जी के पास चलते हैं। शिवानंद जी, कांग्रेस पार्टी तो अब टीवीके की सहयोगी बन गई है, पहले डीएमके की सहयोगी थी। शिवेन जी, आपका क्या मानना है तमिलनाडु की राजनीति में जो बदलाव हो रहा है? देखिए वैभव, तमिलनाडु की जो राजनीति है वो पहले तो ये सवाल आया कि जो डीएमके है उसके खिलाफ जो वोट गया। हम पूरी तरह से जानते हैं वोट की दूसरी पार्टियों को समर्थन मिला है, डीएमके काफ़ी पीछे रही है, तो पूरा समर्थन डीएमके के खिलाफ था। और डीएमके के जो साथी दल हैं कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी माना चाहिए, पर यही राजनीति है जो आग जब चूँकि अब टीवीके आगे आ गए, टीवीके के पास इतनी सीटें आ गई कि मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार वही थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जिस तरीके से राज्यपाल ने उनके साथ शर्त लगाई कि भाई आप जो है पूरे जो है 119 विधायकों का 118 विधायकों का समर्थन लेकर के आइए, फिर आपको हम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। तो यहाँ पर जो आपने बात कहा किस तरीके से बीजेपी कोई गेम खेल रही है, क्या खेल रही है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये बीजेपी ने खुद ऐसा माहौल बनाया है कि कहीं ना कहीं वो दल जाएं और ये बात रखा जाए, बीजेपी को दूर रखने के लिए ये बात करी जा रही है। और इससे बीजेपी को, देखिए बीजेपी की एक रणनीति होती है, बहुत दूर की राजनीति होती है, या ये डीएमके
डीएमके के साथ हैं, वो चाहते हैं कि जो सत्ता का जो विरोधी लहर थी, जिसके अगुआ भले ही टीवी के बनी हो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एआईएडीएमके के साथ में उस लहर का फायदा उठाने में सफल रहे, उतना नहीं रहे कि सत्ता में रहे। और जब टीवीके के साथ में कांग्रेस जाती है और टीवीके के साथ में दूसरे जो वाम दल जाते हैं, उसके बाद में जनता ने जिस मन से वोट दिया है, जनता को उसका असर वास्तव में नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो ये हैं विजय, ये कहीं ना कहीं जो अभी तक सत्तारूढ़ दल के हिस्सेदार थे, उनके जब समर्थन उनका लिया है तो उनके इशारों पर रहेंगे और निश्चित तौर पे केंद्र से इनको संतुलन बनाने में समस्या आई, क्योंकि केंद्र में बीजेपी और वाम दलों की प्रमुख शर्त यह है कि अगर विजय बीजेपी की तरफ झुकेंगे तो हम फिर से निर्णय लेंगे। बिल्कुल। हर्ष दहिया जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया पर। तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है 4 मई के बाद से, उसे आप कैसे देख रहे हैं? राज्यपाल की ओर से कायदे से होना तो ये चाहिए था, जैसा कि कांग्रेस पार्टी और तमाम विरोधी लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़े दल को आमंत्रित किया जाता सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री की शपथ होती और जब बहुमत साबित करना होता तो सदन में जाकर बहुमत साबित कर देते विधानसभा में। पहले ही क्यों समर्थन पत्र मांगा जाने लगा कि 118 विधायक ही चाहिए हमें? वैभव जी, देखिए, बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है। गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। ये कोई उनकी जो पूरी ये प्रक्रिया है गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, इट इज नॉट सेट इन स्टोन कि भाई यही प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। हर स्टेट में आप पिछले 70-75 साल का इतिहास उठाइए, हर स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए एक अलग प्रोसीजर फॉलो किया गया है। तो कोई सेट इन स्टोन प्रोसीजर तो है नहीं। तो डिस्क्रिशनरी उनके पास पावर थी, डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग किया है। अब जो लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई उन्हें पहले ही इनवाइट कर लेते, देखिए, गवर्नर का रोल है उस स्टेट को एक स्टेबल गवर्नमेंट देने का। उनको इसी चीज के लिए इंटरेस्ट किया गया है कि वो वहां पे रहें, एक स्टेबल गवर्नमेंट चले, कोई भी असंवैधानिक काम उसमें ना हो। तभी जो बिल्स हैं, अगर कोई असंवैधानिक बिल होता है तो गवर्नर उस पे बैठ जाता है। तो उसके खिलाफ भी वो अलग बात है कि काफी सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, उसमें भी कई अलग अलग प्रकार के फैसले आए हैं। जो तमिलनाडु की सिचुएशन है उसको मैं बकायदा इसी तरीके से देखता हूं। अगर उनको डे 1 पे उन्होंने टीवीके को इनवाइट कर लिया होता, बहुत चांसेस ये थे कि वो ओथ ले लेते, फिर उसके बाद फ्लो टेस्ट होता। फ्लो टेस्ट के बाद पता चलता कि भाई अभी तक ही अपना समर्थन जो है, क्योंकि नई पार्टी, आप ये समझिए, जो पार्टी होती हैं, कांग्रेस हो, भाजपा हो, एडीएमके हो, डीएमके हो, ये पुरानी पार्टी हैं, ये राजनीति में काफी फल फूल चुके हैं, इन्हें पता है कि किस तरीके से सरकार बनाई जानी है। तो एक नई पार्टी को सही समय देना, अभी ये चाहते तो एआईडीएमके या डीएमके कल को, मतलब मान लीजिए, इनको अप्रोच करती और कहती कि भाई हम सरकार बनाना चाहते हैं, कि जो पूरी की पूरी बात चल रही थी वो भी कर सकते थे। अगर असंवैधानिक काम करना होता तो ये बिल्कुल संवैधानिक काम इन्होंने किया है। इन्होंने उसको टीवीके को समय दिया, विजय को समय दिया, वो लोग गए। क्योंकि पहली 2 बार आप जब देखिए, जब टीवीके ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन की एक तरीके से याचिका दी, उन्होंने एक वो रिक्वेस्ट पत्र दिया, उसमें एक चीज क्लियर थी कि इनके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं थी। 118 की सिंपल मेजोरिटी है, वो ये लोग उस टाइम पे प्रूव नहीं कर पाए थे। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। दिस इज फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस कि भाई आपने सही समय दिया और अब कल ये स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है, अब कम से कम स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी। ये तो देखिए हो गई गवर्नर की बात। अगर अब इसमें पॉलिटिकल, अगर हम उस पे देखें, पॉलिटिकल एंगल पे देखें, लॉ वाली ये बात होगी, पॉलिटिकल एंगल पे अभी भी एक पेंच फंसा हुआ है वैभव जी इसमें। अब जो पार्टीज आई हैं, इन्होंने सिंपल मेजोरिटी अचीव करी है, कोई बहुत ही सॉलिड मेजोरिटी इनके पास नहीं है। ये जो कोalition की गवर्नमेंट होगी, अब ये देखना होगा कि ये कितनी स्ट्रांग होती है। क्योंकि डीएमके के जो चीफ हैं स्टालिन, उनका बयान आ चुका है कि 6 महीने तक मैं इस सरकार को नहीं छेड़ूंगा। क्योंकि 6 महीने तक क्या है, एक बार फ्लो टेस्ट हो गया, आप सेकंड फ्लो टेस्ट नहीं डिमांड कर सकते। लेकिन मुझे ये लगता है कि डीएमके की पूरी ताकत इसमें लगी रहेगी कि इस सरकार को किस तरीके से गिराया जाए। क्योंकि आप ये देखिए, और ये बहुत एक बड़ा प्रश्न चिन्ह किस पे उठाता है, ये प्रश्न चिन्ह उठाता है कांग्रेस की कार्यशैली पे। कांग्रेस का गठबंधन था इसके साथ, डीएमके के साथ गठबंधन तोड़ के, प्री पोल अलायंस तोड़ के वो लोग अब टीवीके को सपोर्ट करते हैं, जिससे डीएमके भी नाराज है। तो जो मैं आप लोगों के शोज पे आके बार बार बोलता हूं कि ये लोग कहते हैं वोट चोरी हुई, ये हुआ, इलेक्शन कमीशन फलाना ढिंकाना, 50 एलियंस को भी आजकल ये करने लग जाएंगे थोड़े समय में कि एलियंस की वजह से मोदी जी और बीजेपी इलेक्शन जीत रही है। लेकिन आप ये देखिए, नैरेटिव क्या जाता है
कि जो एनडीए का गठबंधन है वो स्ट्रांग है, कहीं पे भी आपको उसमें फ्रैक्चर नहीं दिखेगा। अभी बिहार में इतनी बड़ी चीज हुई, लोग कहते थे कि भाई नीतीश कुमार जी कभी बिहार छोड़ ही नहीं सकते। एक बड़ा ही जो ट्रांजिशन हुआ सत्ता का, बड़ा स्मूथली हुआ, कोई उसमें कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई भी उसमें मतभेद मनभेद कुछ भी नहीं हुआ। और आप यही कांग्रेस की कार्यशैली देखिए, सेंट्रल लेवल पे जो इंडिया अलायंस की मैं बात कर रहा हूं, सेंट्रल लेवल पे इनका अलायंस है अलग अलग पार्टीज के साथ। आपने वेस्ट बंगाल में देखा, वेस्ट बंगाल में वो अलायंस धरातल पे नजर नहीं आया। वहां पे वो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस वाले, और कांग्रेस की जो पूरी की पूरी नैरेटिव था उसमें कितना बड़ा गैप था आप वो देखिए कि भाई कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सारे चैनल्स पे आके टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? टीएमसी के खिलाफ ग्राउंड पे। अगर आप नेशनल न्यूज चैनल्स पे टीएमसी को, जिसके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसको सपोर्ट करेंगे तो किस तरीके से जनता। बिल्कुल हर्ष जी, एक और छोटी चीज मैं बात खत्म करूंगा, बस जी 20 जी। सेकेंड उसमें। अब आप ये देखिए, आज जो लोगों ने कांग्रेस को डीएमके के साथ वोट कर दिया, नेक्स्ट इलेक्शन में डीएमके की वजह से जो वोट ट्रांसफर हुआ होगा कांग्रेस को, आप क्या समझते हैं वो वोट दोबारा मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा बकायदा उसमें। अब जब कांग्रेस ही अपना नैरेटिव साफ नहीं रख पा रही, कांग्रेस अपने अलायंस को क्लियर नहीं रख पा रही, इंडिया अलायंस में इतने फ्रैक्चर दिख रहे हैं, तो इनकी हार का कारण तो बिल्कुल साफ है। अब दोबारा आप इलेक्शन करवा लीजिए, मान लीजिए अब बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, जो कांग्रेस को सीट आई है ये भी नहीं आएंगी। अब चाहिए किसी के साथ गठबंधन कर लिए, टीवीके के साथ भी गठबंधन कर लें, बिकॉज लोगों को समझ में आ चुका है इंडिया अलायंस का कोई तात्पर्य नहीं है। ये कहने का अलायंस है, ये एंटी मोदी अलायंस है कि मोदी को हराना है, बस उतने तक सीमित है। उसके अलावा ये स्टेट्स में कहीं पे भी नजर नहीं आता, पूरी तरीके से फ्रैक्चर्ड है। बिल्कुल हर्ष जी, आपने बताया कि अलग अलग राज्यों में सरकार बनाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग अलग होती है, लेकिन सर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पिछले 4-5-6 सालों का ही हम देख लेते हैं। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम आता है। कर्नाटक में 224 विधानसभा की सीटें हैं, 113 का बहुमत होता है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होती है, 104 विधायक चुनकर आते हैं, लेकिन बीजेपी के पास बहुमत तो था नहीं, फिर भी राज्यपाल शपथ दिलवा देते हैं येदियुरप्पा को। वो बहुमत साबित नहीं कर पाते, उससे पहले इस्तीफा दे देते हैं। वहां तो अलग वाली प्रक्रिया अपनाई गई थी। 2019 में महाराष्ट्र में ऐसा होता है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है, 105 विधायक होते हैं, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी जाती है। अजित पवार भी कुछ समय के लिए साथ में आ गए थे, सुबह सवेरे ही ये शपथ ग्रहण हो गया था, लेकिन फिर बहुमत नहीं रहता तो इस्तीफा देना पड़ता है। यही चीज विजय के साथ क्यों नहीं की गई? मतलब मेरा सवाल, पहला सवाल भी यही था कि क्या जानबूझकर केंद्र सरकार ने थोड़ा बहुत भी विजय को परेशान करने की कोशिश की हो, या एक संदेश देने की कोशिश की हो कि देखो भैया सरकार चलानी है, हमारा समर्थन तो जरूरी पड़ेगा आपको? नहीं वैभव जी, देखिए इसमें परेशान करने वाली तो कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता टीवीके की तरफ से भी या विजय की तरफ से ऐसा कोई बयान आया। मैं तो इसको एक पॉजिटिव स्टेप मानता हूं। देखिए, अगर मैं एक टाइम के लिए आपकी आर्ग्यूमेंट को यह मान लूं, आप कह रहे हैं कि पुराने जितने भी प्रोसेस थे जो आपने उदाहरण दिए उनमें गलत हुआ, इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि इन जो गवर्नर हैं अभी तमिलनाडु के, उनको भी गलत करना चाहिए था। कम से कम उन्होंने सही प्रोसेस फॉलो किया, उससे एक अब तमिलनाडु को स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी। सो वी शुड बी अप्रिशिएटिंग दैट। अगर आप पुराने जितने भी आप वो देखें जो आपने उदाहरण दिए, उसमें भी हुआ कि विदाउट सिंपल मेजोरिटी, विदाउट अ फॉर्मल मेजोरिटी, इफ द लार्जेस्ट पार्टीज वर कॉल्ड फॉर फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट एंड वो अपना मैंडेट साबित नहीं कर पाए थे, वो अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए थे, तो उसका फायदा क्या हुआ? उससे एक डिस्टेबिलिटी आई पूरी पॉलिटिक्स में, पूरी गवर्नेंस में। काफी दिनों तक सरकार नहीं बनती है, एक पॉलिसी पैरालिसिस रहता है उस पर्टिकुलर स्टेट में। तो हमें इसमें तमिलनाडु गवर्नर जो हैं उनकी सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस वो किया। उनके पास जो डिस्क्रिशनरी पावर थी उसको एक्सरसाइज करते हुए ही इज गिविंग अ स्टेबल गवर्नमेंट टू तमिलनाडु एट द मोमेंट। पॉलिटिकली अब ये देखना होगा कि ये अलायंस को कितना फ्रैक्चर होने से बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अलग विचारधारा की पार्टी साथ में आ रही हैं जिन्होंने प्री पोल अलग वो किया। और जो आपका सवाल था, देखिए इससे पहले जब ये पूरी प्रकरण चल रहा था तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था कि भाई कहां कहां पे इस तरीके के हुए। बहुत बार हुआ है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में उसकी लिस्ट निकाली हुई है। बीजेपी दिल्ली में 2013 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, बीजेपी कर्नाटक में 2018 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, महाराष्ट्र में 2019 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, ठीक है। उसके अलावा झारखंड में 30 सीट जीती
2005 में बहुत सारे, गोवा में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 2017 में, मणिपुर में कांग्रेस 28 सीट के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने से यह नहीं होता कि आपकी स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी, क्योंकि फिर कोalition पूरा का पूरा प्ले में आता है। और अगर इस केस में भी, तमिलनाडु में भी, अगर जो गवर्नर साहब हैं वो जल्दबाजी दिखाते, ओथ हो जाती, फ्लोर टेस्ट होता, फ्लोर टेस्ट फेल होता, उसके बाद आप ये देखिए जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं उसका प्रकरण शुरू होता है, एंड दैट वुड हैव बीन वेरी नेगेटिव फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु। अब आप उसमें देखिए, अभी वहां पे जो एक ग्राउंड पे जो पार्टी डीएमके जिसको माना जा रहा था कि स्ट्रांग है, अभी उनके पास, आप भी समझते हैं, अगर हम बड़ी प्रैक्टिकल बात करें, उसको शुगर कोट करके ना बात करें, तो वैभव जी क्या होता है कि उनके पास अभी मसल पावर भी है ग्राउंड पे, उनके पास मनी पावर भी है ग्राउंड पे, वो टीवीके को तोड़ सकते थे, ठीक है, क्योंकि जो आत्मबल है टीवीके के एमएलएस का वो थोड़ा कम हो जाता, बाकी पार्टीज का कम हो जाता जिन्होंने टीवीके को सपोर्ट किया होता गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, और वो फ्लो टेस्ट पे फेल हो जाते, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो जाती। आज ये मानना पड़ेगा, पहले कुछ भी हुआ हो, गलत हुआ हो, सही हुआ हो, मैं उसमें सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा, जो तमिलनाडु के गवर्नर ने किया है, ही हैज कैरीड आउट हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी विद कंप्लीट ऑनेस्टी, एंड ही हैज possibly given a stable government to Tamil Nadu. बिल्कुल, एक सुरक्षित सरकार देने की राज्यपाल ने कोशिश की है कि पहले से ही बहुमत रहेगा तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। शिवेन जी, अगर हम विजय को लेकर बात करें तो जैसा कि हर्ष जी बता रहे थे, मात्र 2 साल पहले पार्टी बनी थी। 24 फरवरी 2024 को घोषणा की थी उन्होंने कि वो अपनी राजनीतिक दल बनाएंगे। तमिलनाडु में अपना एक इतिहास रहा है, एमजीआर से लेकर तमाम लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, विजयकांत ने बनाई, कमल हासन ने बनाई, लेकिन एमजीआर को सफलता मिली थी, बाकी दोनों को उतनी सफलता नहीं मिली। रजनीकांत भी आना चाहते थे लेकिन रुक गए वो। विजय को लेकर आपका क्या मानना है? क्या राजनीतिक रूप से क्या एमजीआर वाला करिश्मा वो दिखा सकती है, उनके अंदर वो काबिलियत है? देखिए मुझको वैभव, पिछले समय में जब ये कई बार आपने देखा, बाद में रजनीकांत तो कमल हसन का हुआ, तो कई बार पार्टियों को भी इसका आभास नहीं था, यानी कि जो कहते हैं ना प्री पोल अलायंस की रास्ता नहीं बना और बहुत हल्के से लिया गया। कई बार आपने देखा जब केवल एक एग्जिट पोल को देखे, बाकी एग्जिट पोल क्या बता रहे थे, 10 सीट के आसपास उन्हें समेट रहे थे, एक आदमी 20 सीट। जब एक चाणक्य का शायद मेरे ख्याल से एक आया था और उसने जब 70 इंडिया ने ये बताया था, किसी का एक आया था, तो वह उसने 80 से ज्यादा सब सीटें दी, तब लोगों के दिमाग में आया क्या ऐसा भी संभव है, और यही बात रिजल्ट में आई। तो कई बार क्या होता है कि हम इतिहास को दोहराने की बात करते हैं या सोचते हैं बीच में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिकल विज्ञान भी, पॉलिटिकल साइंस भी कई बार अपने आप को दोहराता नहीं, दूसरे तरीके से रखता है। अब सवाल यह है कि क्या दोहरा पाएंगे भविष्य भर में। लेकिन यहाँ पर जो उनकी गवर्नमेंट है उसमें, जैसा कि अभी हर्ष जी भी कह रहे थे, उनके साथ में जो लोग आए उन्होंने बहुत सी शर्तें रखी हैं। सबसे बड़ी शर्त यही है कि आप बीजेपी से दूर रहेंगे, हम बाहर से समर्थन देंगे, मंत्री पद नहीं लेंगे। ये बहुत बड़े दबाव होंगे और इसकी वजह से, चूंकि अगर आप जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की, मतलब अगर कहीं विकास नहीं हो रहा है तो उनकी उस बात पर लड़ाई होती रही। कई योजनाओं को लेके भी ऐसी थी जो बहुत ही जनहित की योजनाएं थी, वो भी कई बार दिल्ली में लागू नहीं हुई और इस वजह से भी कई डिफरेंसेस रहे और आरोप प्रत्यारोप। विजय उस तरीके के होंगे नहीं होंगे, लेकिन इस दबाव में वो इस अपनी राजनीति और तमिलनाडु के लोगों की जो उनसे आकांक्षा है, जो उम्मीद है, जिस तरह को उन्हें एक हीरो की तरह से देखा गया, जिस तरह अपनी फिल्मों में उन्होंने कई बार ऐसे किरदार अदा किए हैं कि वो सिस्टम पर करते रहे, अस्पताल की भी समस्या पर, पुलिस की समस्या पर, शिक्षा की समस्या पर, और वही आम लोगों की समस्या थी। शायद इसीलिए लोग उनसे जुड़े और वो बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं उनको इस दबाव में कि एक तरीके से जो लेफ्ट हैं उनका दबाव कि आप बीजेपी के नज़दीक नहीं जाइए और केंद्र से मदद तो चाहिए होगी, और कहीं ना कहीं वो समन्वय का अगर अभाव दिखा तो तमिलनाडु की जनता भोगेगी। ये कितने कामयाब होंगे टीवीके के नेता, ये अलग बात है, लेकिन जनता को इसकी परेशानी हो सकती है इस तरह के दबाव में। तो ये अभी जो गठबंधन है, ये मुझे अभी बेमेल गठबंधन लगता है, फिलहाल सत्ता के लिए गठबंधन लगता है। बिल्कुल। हर्ष जी, नतीजों से आप हैरान हुए थे? ये तमिलनाडु वाले एक्सिस माई इंडिया ने तो बताया था, ऐसा अनुमान जताया था, लेकिन बाकी किसी ने उम्मीद नहीं की कि कैसी सफलता मिल सकती है। लोग चर्चाएं कर रहे थे कि वो दौर गया, सितारे आकर पार्टी बनाते थे और उनको सफलता मिल जाती थी। विजय को लेकर आप व्यक्तिगत तौर पर कैसे, क्या सोचते हैं? देखिए वैभव जी, एक तो मैं बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं ये नहीं मानता कि मैं तमिलनाडु की कोई पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं।
क्योंकि हम जो यहाँ पे बैठ के जितना भी गणित करते हैं वो करते हैं, वो कोई एक्चुअल साइंस नहीं है। बिल्कुल वो बिल्कुल हम बिल्कुल। सब अपना आकलन लगा रहे होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। हुआ क्या था कि काफी सारे न्यूज चैनल्स पे जो पूरे इलेक्शन की वार्तालाप हो रहा था उसमें, तो मैंने असम में प्रेडिक्ट किया था कि क्लीन स्वीप होगा पूरा का पूरा, कि बीजेपी का। और वो भी इसलिए था कि जो कांग्रेस की उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे पहले तक कांग्रेस का फिर भी ठीक ठाक हाल था। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेड़ा की इतनी गंदी बैकफायर करी, तो मेरे को लगा कि भाई अब तो सुपड़ा साफ होना इनका बिल्कुल तय है, कि उससे गलत पॉलिटिकल जुबिन मैसेज। गर्ग वाले मामले के बाद भी कांग्रेस बढ़त बना सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस, आप ये देखिए, मैं उस पर बाद में आऊंगा। कांग्रेस का तो जो पूरा का पूरा आप ये देखिए कि जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ही एग्जिस्ट नहीं करता। आप सब छोड़ दीजिए। देखिए, जो द फेस ऑफ द पार्टी इज आइदर द लीडर और योर स्पोक्स पर्सन हु गोज ऑन टीवी 24/7 डिफेंडिंग योर पार्टी। जब उनकी मैसेजिंग ही क्लियर नहीं है, तो आप लोगों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं वो आपको वोट करेंगे। मैं उस पर बाद में आता हूं। फिर बंगाल का हुआ। बंगाल में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि बीजेपी का 200 पार होने वाला है, एंड आई गेस आई वाज द ओनली वन बिफोर एनी एग्जिट पोल। मैंने 22 अप्रैल को अपना फाइनल वो दिया था कि अब मेरे को लग रहा है कि भाई 200 पार बीजेपी कर जाएगी। मुझे वोट कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा था। एक और चैनल पे बुलाया गया था, उस पे मैंने कहा था मुझे लगता है टीवी के जो यहां पे पूरा का पूरा वो है, मैंने कोई उसमें नंबर्स नहीं दिए थे, क्योंकि वहां पे मेरी लोगों से बात हो रही थी, मैं अलग अलग पार्टीज के लोगों से बात कर रहा था। बट एक चीज स्पष्ट थी, टीवी के चाहे मेजॉरिटी के आसपास ना आ पाए, लेकिन वोट परसेंटेज में वो आइदर फर्स्ट या सेकंड नंबर पे रहने वाली है। और मैंने भी कहा था कि उनके बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं एमएलए आने वाले हैं। गणित का मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मेरे लिए ये पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जिनसे भी लोगों से ग्राउंड पे बात हो रही थी वो यही कह रहे थे। काफी सारे जर्नलिस्ट हमारे भाई थे जो वहां पे ग्राउंड पे थे, काफी सारे पॉलिटिकल लोग थे, वो ये कह रहे थे कि जब भी आप बाहर निकलते हैं तो विजय 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 बहुत सुनने को मिल रहा है, कि लोगों में क्रेज है। और लोग ये जो मिली जुली सरकार है पूरा का पूरा, जो कॉलिशन की गवर्नमेंट वहां पे बनती है, फिर जो विचारधारा इतनी एक्सट्रीम हो गई हैं, जो द्रविडियन पॉलिटिक्स इतनी एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, लोग उससे ऊब चुके थे। जी। अब आप ये देखिए, विजय इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर द पीपल ऑफ तमिलनाडु। एंड आई होप कि विजय जो ये बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाके पॉलिटिक्स ना करके सेंटर के साथ अच्छे समन्वय रखें। अभी जैसे भाई साहब भी बता रहे थे कि विजय के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है कि सेंटर के साथ अच्छा समन्वय रखते हुए और अपने कोalition को सेव करते हुए, क्योंकि मेरे पर्सनल उसमें ओपिनियन में मैं ये मानता हूं कि विजय का सबसे अच्छा गठबंधन चलता अगर वो एआईडीएमके के साथ गठबंधन करते, तो दैट वुड हैव बीन अ स्टेबल क्या कहते हैं गवर्नमेंट। क्योंकि एक कोalition पार्टनर को संभालना बहुत आसान है, ये जो 5-7 कोalition पार्टनर्स को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने यूपीए के समय पे भी देखा जब सेंटर में गवर्नमेंट थी, क्योंकि इतने सारे कोalition पार्टनर्स थे, तो जो इतना सारा पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा था, फिर उसके बाद जो सो कॉल्ड ये कहते हैं कि इतना सारा करप्शन हुआ कि मनमोहन जी उस पर क्यों नहीं रोक लगा पाए। ज्यादातर वक्त तो पार्टियों को मनाने में बीत जाता है। बनाने में बीत जाता है, और दूसरा ये होता है कि आपको पता है आपके नाक के नीचे करप्शन हो रहा है, लेकिन अगर आप उस पर सवाल उठाएंगे वो अपना समर्थन वापस लेंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी, आपके हाथ बंध जाते हैं। बट उसको अगर हम साइड में रख दें, टीवीके इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड दे हैव द मैंडेट ऑफ द पीपल एंड दे शुड फॉर्म द गवर्नमेंट। टीवीके को लोगों ने मैंडेट दिया, अब चाहे वो किसी के साथ गठबंधन करे। ये राजनीतिक अभी तक तो ये था कि भाई आप एक एक्टर हैं, आप एक अभिनेता हैं, आपने अपनी ग्राउंड पे वो तो पावर दिखा दी। अब विजय को अपनी राजनीतिक पावर दिखानी पड़ेगी, राजनीतिक समझ दिखाना पड़ेगा कि जो मैं ऑन स्क्रीन इतना बड़ा नेता हूं, जो मैं रोल्स किए हैं, वो मैं रियल में भी वो नेतागर्दी कर सकता हूं। मैं एक स्टेबल गवर्नमेंट चला सकता हूं, एक कोalition गवर्नमेंट चला सकता हूं। बहुत अचंभित मत होएगा वैभव जी, अगर 6 महीने बाद डीएमके सरकार को गिराने की कोशिश करती है और उसमें बहुत बड़ा रोल कांग्रेस अदा करती है, और फिर 6 महीने बाद एक दोबारा, क्योंकि 6 महीने से पहले फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता, अगर अब फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो 6 महीने तक ये गवर्नमेंट सेफ है, उससे पहले फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। 6 महीने बाद फ्लोर टेस्ट होगा, तो मेरे को ये लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा चांस है, आप इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं कि एआईडीएमके विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ बीजेपी, विल सपोर्ट टीवीके एंड टीवीके बीजेपी के एनडीए
एनडीए के खेमे में आएंगे और वहां पे भी आपको एक एनडीए गवर्नमेंट बनती हुई दिखेगी, क्योंकि ये जो कोalition है ये बहुत वीक होने वाला है। बहुत सारे लोग सरकार के बाहर हैं, बहुत ज्यादा अभी तो टीवी के एक मैसेज देना चाहती है, और वो मैसेज इससे परिपूर्ण हो जाएगा कि देखो मैंने आपके मैंडेट का पालन किया, जनता ने जो मेरे को मैंडेट दिया, मैं इस कोalition गवर्नमेंट में आ रहा हूं। फिर 6 महीने में आप ऐसी परिस्थिति होते हुए देखेंगे कि ये कोalition बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, समन्वय नहीं बन पा रहा, और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे ये जो कांग्रेस के नेतागण हैं ये अदा करेंगे। डीएमके के साथ मिलके ये सरकार गिराने की कोशिश होगी, और वहां पे एआईडीएमके विद द ब्लेसिंग्स ऑफ बीजेपी विल स्टेप इन एंड द गवर्नमेंट विल बी सेव्ड, और आने वाले समय में हम एनडीए की गवर्नमेंट भी तमिलनाडु में देखेंगे। एनडीए की हम बात कर रहे हैं, खासकर बीजेपी के हर्ष दहिया जी। लोकसभा चुनाव के वक्त जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था अन्नामलई को, तो ऐसा लगा कि बीजेपी बहुत सीरियस है, तमिलनाडु को लेकर बहुत गंभीर है, और जिस तरह से उनको खुली छूट मिली थी, बीजेपी का वोट परसेंटेज भी 11% के आस पार पहुंच गया था। इस बार भी सबको उम्मीद थी कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत सीटें मिल जाए तमिलनाडु में, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही हमने देखा कि बीजेपी ने एआईएडीएमके से गठबंधन कर लिया। अन्नामलई भी थोड़ा किनारे हो गए, उनको कुछ समय के लिए केरल भी भेज दिया गया था कि वहां का भी चुनाव थोड़ा बहुत आप देख लीजिए। बीजेपी ने ये जानबूझकर किया, आपको लगता है? देखिए, अब ऊपर स्तर पे क्या फैसले हुए हम तो आकलन ही लगा सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड सम एनालिसिस, अंदर की बात तो मेरे को भी नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता कि 99% लोग जो अलग लेकिन दहिया जी, उत्तर भारत के बहुत सारे लोगों को अन्नामलई से उम्मीदें थी कि वो कुछ करेंगे, क्योंकि उनकी रैलियों में बहुत भीड़ आती थी, अच्छे वक्ता हैं वो, और बहुत तार्किक तरीके से बात रखते हैं अपनी। देखिए, अन्नामलाई जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पॉलिटिकल, अगर मैं अपनी इंक्लिनेशन, हर कोई पॉलिटिकली इंक्लाइंड होता है, मैं अगर अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन बिल्कुल एक तरफ भी रख दूं, मैं उनसे पर्सनली 1-2 बार मिला हूं कुछ सोशल कार्यक्रम में, उन जैसा हम्बल व्यक्तित्व मैंने आज तक नहीं देखा। हम एक साउथ में एक वेडिंग में थे और हमने वहां पे देखा अन्नामलाई जी स्टेज पे जाके एक साधारण कार्यकर्ता की तरह लोगों की मदद कर रहे हैं कि आप लाइन से आइए। किसी बहुत बड़े राजनेता जो पॉलिटिशियन है, उनकी एक युवा पॉलिटिशियन है, उनकी शादी थी, तो वहां पे अन्नामलाई जी का जो मैंने आचरण देखा, मैं बताता हूं कि मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। और अन्नामलाई जी ये डिनाई नहीं कर सकते, उनका जो फैन बेस है, चाहे वो साउथ में हो चाहे नॉर्थ में हो, बहुत ज्यादा है। एंड ही विल इमर्ज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर इन द कमिंग डेकेड, कि वो एक राष्ट्रीय राजनीति पे अपनी छाप छोड़ने वाले नेता बिल्कुल उभरेंगे। और आप ये देखिए, अब ये जो एआईडीएमके के साथ गठबंधन था, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि अन्नामलाई जी चाहते थे कि बीजेपी अपने दम पे इलेक्शन लड़े, बिल्कुल मैं भी जी, और मैं भी मानता हूं कि दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट, क्या कहते हैं, स्टेप, कि उससे बीजेपी का जो वोटर बेस है वो बढ़ जाता। जब नेशनल पार्टीज रीजनल पार्टीज के साथ अलायंस करती हैं, उसमें दो चीजें होती हैं। अगर रीजनल पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उनका वोट ट्रांसफर आपको नेशनल पार्टी को भी होता है, जहां पे आपकी वहां पे अभी प्रेजेंस नहीं है, तो उससे फायदा होता है। जब तक जयललिता जी थी तो एआईडीएमके वाज अ गुड फोर्स टू अलाइन विद इन तमिलनाडु, लेकिन आप जयललिता जी के बाद देखिए, जो एआईडीएमके की ताकत है वो दर कम ही हुई है, वो कोई बड़ी नहीं है जी। आप कह सकते हैं या तो स्टेबल है या कम हुई है, बट आप ये कोई भी नहीं कहेगा कि एआईडीएमके की कोई ताकत वहां पे बड़ी हो। तो मैं ये मानता हूं कि उनका बहुत अच्छा स्टेप था कि वो ग्राउंड पे मेहनत कर रहे थे, वो युवाओं से जुड़ रहे थे, वो लोगों से जुड़ रहे थे, और वो ट्राई कर रहे थे कि बीजेपी का जो पूरा का पूरा कार्यकर्ता है वो बढ़े ग्राउंड पे, उनका जो वोट परसेंटेज है वो बढ़े। और जो ये अलायंस है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वहां पे बीजेपी के लिए साबित हुआ है। बीजेपी हर्ष जी, दूसरे तरह की बात भी लोग करते हैं सर, वो कहते हैं कि बीजेपी को इस आंधी का पता चल चुका था पहले ही, और इसीलिए बीजेपी ने जानबूझकर सोचा कि पहले विजय को, डीएमके को सत्ता से हटाने दो, उसके बाद फिर हम देखते हैं। बीजेपी ने सोचा कि थोड़ा प्रतीक्षा करना ही सही रहेगा। देखिए, आप ये बात समझिए, कम से कम बीजेपी के ये तो क्लियर है कि वो किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका गोल क्या है।
बीजेपी का, जैसे आपने ही कहा, अगर मैं आपकी बात मानूं कि वो डीएमके को हटाना चाहते थे और डीएमके के खिलाफ उनका पूरा जो कार्यशैली है वो रही कि एक बदलाव तमिलनाडु में लाया जा सके, और जो ये एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, जो डीएमके जिस तरीके की एक्सट्रीमिस्ट बात करती थी कि तमिलनाडु को बिल्कुल ही एक अलग हिस्सा दिखा के देश का, उस तरीके की पार्टी को पावर से हटाना बहुत जरूरी है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। क्योंकि देखिए, तमिलनाडु भी हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसको साथ में रखना, जिसको एक पूरा नेशनल पॉलिटिक्स की धारा में एक साथ रखना बहुत जरूरी है। अब वहीं आप कांग्रेस की कार्यशैली देखिए, कांग्रेस क्या है, इलेक्शन लड़ रही है टीएमसी के खिलाफ, स्पोक्स पर्सन जा रहे हैं टीएमसी की तारीफ कर रहे हैं, ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं, वहां पे उनका जो कार्यकर्ता है वो टीएमसी के गुंडों से पिट रहा है, उनके सारे के सारे जो पार्टी ऑफिसेज हैं वो अब खुल रहे हैं जब बीजेपी की सरकार आई है। तो कम से कम बीजेपी में पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी तो है। उसमें बहुत अच्छा मानता हूं कि अगर उनका यह गोल था कि डीएमके को किसी भी हाल में हटाना है, दैट लेवल ऑफ क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पार्टी लीडरशिप, इन द होल पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी, एंड आई फील दैट इज लैकिंग इन कांग्रेस। कांग्रेस को तो यही नहीं पता वो टीएमसी के पक्ष में बात करे, विपक्ष में बात करे, इतने कंफ्यूज नैरेटिव आते हैं, तो ऐसी पार्टी को कोई वोट नहीं करेगा। बीजेपी को वोट इसीलिए पड़ता है क्योंकि उनकी आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल क्लैरिटी बहुत साफ है। लोगों को पता है बीजेपी किसके साथ खड़ी है, किसके खिलाफ खड़ी है, अगर सरकार बनती है तो किस प्रकार से सरकार बनेगी, किस प्रकार से सरकार चलेगी, उसमें कम से कम बीजेपी की क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है। कांग्रेस में कभी क्लैरिटी वो मिल ही नहीं पाती। बिल्कुल। शिवेन जी, आपका क्या मानना है, बीजेपी ने किस तरह की रणनीति अपनाई थी इस बार के चुनाव में तमिलनाडु में? देखिए, इसमें मुझे ये लगता है कि जो आपने बात कही कि अंदर की बात तो पता लग जाती है, ग्राउंड पर भी है, और जो मुख्य मकसद था खासतौर से डीएमके को हटाना, वो तो था ही था। इसके अलावा बीजेपी को ये भी पता था, मुझे जहाँ तक लगता है, कि अन्नामलाई निश्चित तौर पे एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर थे, बहुत उनके पॉपुलरिटी थी, सब चीज़ थी, लेकिन अभी भी उन्हें वक्त चाहिए, अभी भी बीजेपी को वक्त चाहिए था, और इतना बड़ा नहीं था कि अभी किस तरीके से करे। तो इस समय उनके लिए एआईएडीएमके के साथ उन्होंने करके, जिस तरह से अन्नामलाई के साथ भी उन्हें काफ़ी कुछ ऐसा कहना चाहिए, थोड़ा सा अगर लोग तो ये मानते हैं कि उनके साथ गलत हुआ, तो ये भी संदेश किया। लेकिन अन्नामलाई जैसे लीडर, और जिस तरह बीजेपी हर किसी को सहित रखना जानती है, और कई ऐसे लीडर रहे हैं जो बीजेपी में कई समय तक हाशिए पर रहे और फिर बीजेपी ने उनको मौका दिया, ऐसा रहता है। बीजेपी की दूर की रणनीति है, और अभी भी अगर देखा जाए तमिलनाडु के नज़रिए से, तो बीजेपी के लिए दिल्ली वहाँ दूर थी, और अभी जो कदम है वो बेहतर है पॉलिटिकल नज़रिए से। और ये बात जो अभी दहिया जी ने कही है, मुझे इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें ये नज़र आई कि जिस तरीके से ये 6 महीने जो रहेंगे, ये 6 महीने विजय के लिए भी बहुत ही परीक्षा लेंगे। और जिस तरह से ये पार्टियां राजनीति करती, जो मेरी समझा कांग्रेस और लेफ्ट, ये पूरी तरीके से उस राज्य के विकास, उस राज्य की बातों के अलावा अभी सेकुलर इस्तेमाल करना, बीजेपी से दूर रहना, इन चीज़ों की बात बाद में थी। पहले इन्हें इस समय पर जब सरकार फॉर्म करने जा रही है, तो बात करनी चाहिए थी कि तमिलनाडु में क्या करेंगे, क्या डीएमके, अब चूंकि वो उनका एक ऐसा है कि हम डीएमके से भी संबंध बनाए रखेंगे। यानी कि आप देखिए कि जिस पार्टी को सत्ता से बेदखल किया है टीवीके ने, हटाया है, उसी के खिलाफ मैंडेट आया है। आप कह रहे हैं हम इनके साथ सरकार भी बनाएंगे और डीएमके से हमारे रिश्ते भी बने रहेंगे। तो ये मतलब एक होता है राजनीति में जो आदर्श वैसे तो कम है, हर जगह देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम साफ, बिल्कुल आंखों में धूल झोंकने ऐसी स्थिति है। तो मुझे नहीं, अब टीवीके की मजबूरी है सत्ता हासिल करना, अच्छा है कि ये 6 महीने में उन्हें भी समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। और जिस तरह से तमिलनाडु के लोगों के लिए अगर काम करना है, तो मौजूदा वक्त में सबसे अच्छा साधन था, कि सबसे बेहतर था कि एआईएडीएमके के साथ जाते, सेंट्रल के साथ रहते, एनडीए के साथ रहते। लेकिन एनडीए के लिए और बेहतर है कि 6 महीने में अगर सब कुछ सही नहीं रहता है, तो कड़वाहट के साथ बेहतर तरीके से स्वाद चख के उस जो उनका इस समय गठबंधन का, उसके बाद आएंगे, तो शायद बेहतर साथी सिद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल, देखना होगा तमिलनाडु में आगे क्या होता है। अभी नई नई पार्टी है, बहुत सारे जो नेता हैं जो टीवीके के विधायक चुनकर आए हैं, नए नवेले हैं, उसमें बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो पहले डीएमके और एआईएडीएमके में रह चुके हैं, उनको टिकट नहीं मिला था तो वो विजय के साथ आ गए, अब विधायक बन गए। तो विजय के रणनीतिक सलाहकार कौन होंगे, उनकी कोठरी में कौन कौन रहेगा, उन्हें कैसी सलाह देगा, और वो सरकार चला पाएंगे वैसे ही जैसे उनका फिल्मी करियर चल पाया, ये सब भी भविष्य की बातें होंगी। दहिया जी, एक आखिरी सवाल इस बातचीत का आपसे लूंगा मैं, पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के केरल की थोड़ा बात कर लेते हैं।
वहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई है। बीजेपी ने केरल में भी भरसक कोशिश की, लोकसभा में एक सांसद चुन के आया था, इस बार 3 विधायक चुन के आए हैं। तिरुवनंतपुरम में थोड़ा बहुत उम्मीद लग रही है बीजेपी को। चंद्रशेखर जी ने काफी मेहनत की है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी विधायक बने हैं, मुरलीधर जी भी विधायक बने हैं। आपको क्या लगता है, केरल अगला टारगेट होगा पश्चिम बंगाल के बाद? इसका जवाब मैं 3 पार्ट्स में देना चाहूंगा और बहुत क्विक वो रखूंगा उसमें, क्योंकि समय की कमी है। जी। शिवेंद्र जी ने बहुत अच्छे से, भाई साहब ने उसको क्लैरिफाई किया, जो बातें वो बोली मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूं। आप ये देखिए, इसमें सबसे बड़ा क्या है, उसी में आपको केरल का भी जवाब मिल जाएगा, जो 2-3 बातें मैं बोलने वाला हूं। आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है एक पार्टी के लिए, कि आप किस आइडियोलॉजी के लिए स्टैंड करते हैं। आज आपसे मैं पूछूं बीजेपी का गोल क्या है नेशनल राजनीति में, आप, मैं, कोई भी एक सड़क पे आम मानुष भी बता देगा कि भाई बीजेपी का ये गोल है। कांग्रेस का आप पूछेंगे, कांग्रेस में कंफ्यूजन है। कांग्रेस का आज इस समय पे एक ही गोल नजर आता है, एंटी बीजेपी और एंटी मोदी। आप उनकी कोई पॉलिसी मेरे को नहीं बता सकते, आप उनका कोई गोल नहीं बता सकते, एक मुस्लिम अपीजमेंट के अलावा और एक एंटी मोदी और एंटी बीजेपी होने के अलावा आप कोई चौथी चीज आप मेरे को नहीं बता सकते कि आप कांग्रेस की ये आइडियोलॉजी है आज के समय पे। और पार्टीज का जो पूरा का पूरा वोट बैंक होता है वो आइडियोलॉजिकल होता है। अगर आइडियोलॉजी ही क्लियर नहीं है, जैसे कि भाई साहब ने तमिलनाडु का भी एग्जांपल दिया, कह रहे हैं कि टीवीके को सपोर्ट करेंगे लेकिन डीएमके का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब इधर भी उधर भी, तो वोटर क्या समझेगा। अब वही बात आए केरला पे। केरला पे तो मैं ये मानता हूं कि लेफ्ट का जाना बहुत जरूरी था, और उसके लिए मैं तहे दिल से कांग्रेस को क्या कहते हैं, एक तरीके से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि भाई बहुत अच्छा किया आपने, जो लेफ्ट की एक्सट्रीमिस्ट जो यहां पे राजनीति और आइडियोलॉजी रही है उसको खत्म किया। लेकिन जो यूडीएफ की सरकार बनी है, मेरे को ये लगता है अब पता नहीं ये पूरा का पूरा विश्व किस प्रकार से काम कर रहा है। तभी मैं कहता हूं कांग्रेस वाले बहुत जल्दी कहने वाले हैं कि एलियंस भी मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि जो केरल का भी जो मैंडेट आया है वो भी बीजेपी के फेवर में है। किस वजह से? 2 रीजन मैं दूंगा। पहला, लेफ्ट चला गया। दूसरा, जो यूडीएफ आया है उसमें कांग्रेस का अलायंस है मुस्लिम लीग के साथ। आप केरल में तो सरकार बना गए, लेकिन उसके जो रिपल इफेक्ट आपकी नेशनल राजनीति पे पड़ने वाला है, जो आपको इतने कॉम्प्रोमाइजेस या आपको जो समन्वय मुस्लिम लीग के साथ वहां पे सरकार चलाने के लिए बनाना, मैंने सुना डिप्टी सीएम ही मांग रहे हैं वो लोग। डिप्टी सीएम मांग रहे हैं। अभी तो आप ये देखिए पॉलिसी लेवल पे क्या क्या होगा, उसका जो न्यूज बनेगी उसको बीजेपी के लिए एक तरीके से गोल्डन प्लेटर पे आपने रख के दे दिया है कि भाई हमने यहां तो सरकार बना ली, लेकिन देश की राजनीति में कांग्रेस का इससे सुपड़ा साफ हो सकता है। जो बचा खुचा हिंदू वोट बैंक अभी कांग्रेस के पास बचा हुआ है, जो लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे सही में लगता है, मैं बहुत फार स्ट्रेच बात कर रहा हूं, मुझे भी ये पता है कि फ्यूचर की बात है, लेकिन जितना मैं केरल की राजनीति को थोड़ा बहुत समझ रखता हूं, जो मैं मुस्लिम लीग को समझ पाया हूं वहां पे, जो मैं कांग्रेस को समझ पाया हूं, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है बीजेपी को। केरल में फायदा हो ना हो, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की केरल वाली लीडरशिप आपको लगती है सही है? राजीव चंद्रशेखर अच्छे हाथों में है, ठीक हाथों में है? बहुत अच्छे उसमें। आप ये देखिए, जहां पे बीजेपी का कोई ग्राउंड प्रेजेंस नहीं था, वहां पे ग्राउंड प्रेजेंस आना, वहां पे एक एमपी बनना, फिर उसके बाद अभी असेंबली इलेक्शंस में भी बेहतर परफॉर्मेंस होना। और बीजेपी को आपको ये समझना पड़ेगा, बीजेपी इज अ कैडर बेस्ड मेयर भी बना लिया है तिरुवनंतपुरम में, मेयर भी बना लिया है, ठीक है। बीजेपी का क्या है, बीजेपी जहां पे नहीं होती वहां पे आरएसएस और बीजेपी के वर्कर्स काम करते रहते हैं। आप कांग्रेस का आप देखिए, जहां पे उनका सरकार से बाहर चले जाते हैं सब ठंडे में पड़ जाता है। दे डू नॉट हैव आइडियोलॉजिकल बेस। बीजेपी एक आइडियोलॉजी के लिए काम कर रही है, और वो आइडियोलॉजी बड़ी क्लियर है। राष्ट्र का निर्माण और जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है उसको केंद्र सरकार की स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाना। मैंने बहुत करीबी तौर पे देखा है कि स्टेट्स में अगर आप ये पूछो, अच्छा कांग्रेस का यहां पे कौन है ब्लॉक का अध्यक्ष, किसी को नहीं पता होता क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप बीजेपी का पन्ना प्रमुख भी आप पूछेंगे, जहां पे बीजेपी पावर में कभी नहीं आई, वहां पे भी पन्ना प्रमुख एग्जिस्ट करता है मोस्ट जगह पे। आप एक इस लेवल पे आपने संगठन बना लिया है, और कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट के अलावा उसके नीचे के मैक्सिमम जगह पे कोई अभी तक, आप हरियाणा में बहुत स्ट्रांग है कांग्रेस, वहां पे आज तक ये क्या कहते हैं ब्लॉक पे अध्यक्ष नहीं दे पाए,
वहां पे डिस्ट्रिक्ट्स पे अध्यक्ष नहीं दे पाए, वहां पे इनका कितना करीब 15 साल हो चुके हैं, इनका संगठन नहीं बना है क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो फिर आप लोगों पे ठीकरा फोड़ देते हैं कि अरे लोग पढ़े लिखे नहीं है इसलिए वो हमें वोट नहीं दे रहे, फिर आप इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ देते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठाने लग जाते हैं। कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा उनकी ऑर्गेनाइजेशनल विफलता है। दे डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, दे जस्ट हैव अ क्या कहते हैं फैमिली दैट दे आर केटरिंग टू, कि उस फैमिली का नाम लिए जाओ। क्योंकि स्टेट्स में जहां जहां पे कांग्रेस का आप ये देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ठीक रहा, लोगों ने कांग्रेस को वहां पे चुना है। यहां पे विफलता उनकी सेंट्रल लीडरशिप की है। स्टेट्स में आज भी कांग्रेस के पास लीडर हैं, लेकिन सेंटर में कोई लीडरशिप बची ही नहीं है। तो जब उस तरीके की बात आती है तो सेंट्रल लीडरशिप को पूरी तरीके से लोग नकार देते हैं। अब कांग्रेस ये वेट कर रही है कि लोग बीजेपी से बिल्कुल ऊब जाएंगे और फिर कांग्रेस आ जाएगी। तो मैं ये मानता हूं मुंगेरी लाल के सपने हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी काम कर रही है, जिस हिसाब से प्रोएक्टिव, डिस्पाइट बीइंग इन गवर्नमेंट फॉर सो लॉन्ग, द प्रोएक्टिवनेस दैट यू सी ऑफ बीजेपी वर्कर्स, बीजेपी लीडर्स एंड द सेंट्रल लीडरशिप, दैट इज अनमैच्ड। कांग्रेस वहां पे आसपास भी नहीं टिकती। बिल्कुल। दहिया जी, आपका बहुत शुक्रिया सर, वन इंडिया के साथ आप जुड़े और इस बातचीत में आपने अपनी बातें रखी। हमारे साथ शिवेन जी हैं। शिवेन जी, यही सवाल, आखिरी सवाल आपसे भी लूंगा मैं। आपको क्या लगता है केरल में बीजेपी की क्या उम्मीदें हैं अभी इस विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीतने के बाद? देखिए, बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है उस तरह की राजनीति में ऐसा नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा जल्दी में होती है जी। वो आंकलन करती है कि इस जल्दबाजी का करने से भी उसे फायदा है या नहीं है। केरल में आज से नहीं बीजेपी काम करी, केरल में 2014 से पहले से भी कर रही है और 2014 के बाद उसे केंद्र से एक नई ऑक्सीजन और एक एनर्जी, या कहना चाहिए उसे उत्प्रेरक मिले हैं। कहते हैं ना केमिस्ट्री में, तो उत्प्रेरक डालने से प्रक्रिया तेज हो जाती है जी। और वो उत्प्रेरक मिले हैं कई तरह के संसाधनों के तौर पे, और उससे उसे वहाँ के आरएसएस दूसरे संगठन मजबूत है। उसी का परिणाम है कि आज 3 है। अब इसका परिणाम यह है कि आज कांग्रेस की वहाँ जो यूडीएफ जो संगठन की गठबंधन की सरकार आई उससे फर्क नहीं है। बीजेपी चाहती ये है जो उसने पश्चिम बंगाल में किया, और पश्चिम बंगाल का परिणाम बीजेपी को बहुत बड़ा टॉनिक दे के गया है और ये उसे बता के गया है जहां पर उसका कोई नाम लेवा नहीं है वहां पे धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ये पश्चिम बंगाल के हालात थे। देखिए 2011 0, 2016 3, 2021 77 और अब 200 के पार। अब केरल में जो चल रहा है आप समझिए, केरल में अभी कुछ नहीं। केरल में मुस्लिम लीग के साथ होने के बाद से बीजेपी चाहती यह है कि जो भी एंटी बीजेपी वोटों के मालिक यही लोग हो जाएं और उसमें जो दमदार लोग हों, चाहे कांग्रेस गई वो वोट मुस्लिम लीग के साथ या दूसरे लीग के, एक विचारधारा के लोग या एक विचारधारा के विरोधी लोग बीजेपी की तरफ लामबंद हों। यही बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी अभी नहीं, आज से 5 साल भी नहीं, बीजेपी का केरल का रोड मैप मैं जितना इन लोगों को जानता हूं, जितना इनकी राजनीति देखी, 10 साल का है। और 10 साल बाद आप ये देखेंगे, आज अगले साल अगले चुनाव में बीजेपी प्रमुख प्रतिद्वंदी, प्रमुख विपक्ष का रूप धारण करेगी और उसके बाद वो दावा करेगी कि हम सरकार में आ रहे हैं। ये 10 साल का मैप है। अगले बार भी नहीं आ रही है, अगले बार भी उसका अब यह चीज है, पहला कदम है प्रमुख विपक्ष बनना, जो उसने 2021 में पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, आपका कहना है कि वो लेफ्ट और कांग्रेस, लेफ्ट का जो वोट है वो खा लेगी एक सा जो एक विचारधारा के, मतलब बीजेपी को गाली देने वाले वोट जो होंगे, उनको जो वोट बीजेपी को बुरा कहने वाले एंटी बीजेपी के वोट का बंटवारा या उसका मालिक कोई बने, बीजेपी को लेना देना नहीं है। वो चाहती है वो आपस में एक दूसरे का विपक्ष ना बने, बीजेपी प्रमुख विपक्ष हो, ये सारे लोग बीजेपी को करके बात करें और वहां पर जो विकास या जो रणनीतिक या राजनीतिक चीजें हैं वो हटके एंटी बीजेपी, बीजेपी का सांप्रदायिक चेहरा, बीजेपी को ऐसा कहना, बीजेपी को कट्टर कहना, इस सब का बुराई को लोग बीजेपी को गाली दे करके अपनी राजनीति चमकाने पर जब भी आएंगे, वहां पर बीजेपी प्रमुख विपक्ष बनेगी और उसके बाद उसका अगला लक्षण होगा सत्ता में भागीदारी या सत्ता हासिल करना। यह दूर की राजनीति है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, बीजेपी की 2016 वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 विधानसभा सीटें थी। टीएमसी के 211 विधायक थे। जो विपक्ष में थी वो 2 बड़ी पार्टियां थी, लेफ्ट और कांग्रेस।
2021 में क्या हुआ, टीएमसी बड़ी पार्टी बनी रही, 215 विधायक हो गए उसके, कांग्रेस लेकिन 0। लेफ्ट और कांग्रेस की जो सीटें थी वो 0 हो गई और बीजेपी पहुंच गई 77 पर। तो जो आप कह रहे हैं केरल में 10 साल बाद यही करने की बीजेपी कोशिश करेगी, यही उसकी रणनीति है। सफल कितनी होगी, कितना जो मौजूदा दूसरी कांग्रेस या दूसरी पार्टियां हैं वो कितना उसकी इस रणनीति को समझ पाएंगी, या दिन रात एंटी मोदी बीजेपी का राग लाग करके अपने पक्ष में एक खास विचारधारा के मतों को, मतलब उनको अपनी तरफ करने के आपस में लड़ती रहेंगी और बीजेपी प्रमुख विपक्ष का रूप हासिल कर लेगी 5 साल बाद, ऐसा मुझे लगता है। और 10 साल बाद वो दावेदार होगी सत्ता हासिल करने की। ये हालांकि अभी आपको कल्पना लगेगी, ये 2016 में भी पश्चिम बंगाल में कल्पना लगती थी, लेकिन इसको आप धरातल पर होते हुए देखोगे। बिल्कुल। शिवेन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने इस बातचीत में हिस्सा लिया। तो अभी तक की अपडेट ये है कि तमिलनाडु में विजय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। टीवीके के पास बहुमत के लिए जरूरी नंबर आ चुका है, 118 विधायक उनके हो चुके हैं, 108 खुद विजय के हैं, 5 कांग्रेस पार्टी के, 2 वीसीके के, 2 सीपीआई और सीपीआई-एम के। उधर पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी विधायक दल के वो नेता चुन लिए गए हैं। अमित शाह की मौजूदगी में बैठक हुई जिसमें उनके नाम का प्रस्ताव दिया गया और सभी से सर्वसम्मति से उनके नाम पर मुहर लग गई। तो इन 2 राज्यों में मुख्यमंत्री का फैसला हो चुका है। असम में संभावना जताई जा रही है कि हिमंता ही बनेंगे। उधर केरल में अभी नाम तय नहीं हो पाया है। वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल के बीच में रस्साकसी चल रही है। वेणुगोपाल गांधी परिवार के करीबी हैं, उनका दिल्ली में काफी दखल है, लेकिन सतीशन जो हैं उन्होंने केरल में बहुत मेहनत की है। तो देखते हैं केरल का क्या फैसला होता है। तो अभी तक की जो अपडेट थी हमने आपको बता ही दी। जो नई जानकारी आएगी 5 राज्यों से जुड़ी हुई, 4 राज्यों से जुड़ी हुई या देश दुनिया की और भी तमाम खबरें, वो आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेंगी। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.